हाँ, तो छात्रों मैं फिर से आज आपके सामने बायो की अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बायो में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था। पहला चैप्टर में लैंगिक जन्म के बारे में बताया था। लैंगिक जन्म के कितने प्रकार होते हैं, तो वो भी था। चलिए, दूसरा चैप्टर इसके बाद मैंने शुरू किया था और दूसरा चैप्टर में मैंने पहला वीडियो दिया था और उसमें मैंने आपका ओवरव्यू दिखा दिया था कि कहाँ से कैसे कैसे क्या करनी है और कैसे हम एक के बाद एक स्टेप वाइज में पढ़ना था। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वो चीज़ आपको दिखा दिया था। चलिए, अभी मैं यही से कहते थे आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो ये पुष्पी में जैसे क्या कहते हैं लैंगिक जनन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले एक पुष्प बनाते हैं और पुष्प से पहले हम ये देख लेते हैं कि चलिए ये हम मान लीजिए ये जमीन है और ये जमीन पे कुछ इस टाइप से रहती है। अगर कोई हम पादप उगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखेंगे, ये जो जमीन के नीचे इसको हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं मूल। मूल। और जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है यह होता है प्ररोह। और ये प्ररोह किसी से बना होता है, तो यह तने का रूपांतरण है। तो यहाँ पे आपको तो अब समझ में आ गया कि जमीन से ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा प्ररोह कहलाएगी और जमीन के नीचे वाला जो जिसको हम जड़ बोलते हैं यह क्या कहलाएगी, मूल कहलाएगी। और ये जितने भी चीजें हैं यह सब जितने भी डाली है, पत्तियां हैं, फूल है, जो कुछ भी है सब इसी का रूपांतरण है, पत्ती का ही रूपांतरण है। ठीक है, तो यहां तक तो जैसे जगह आपको क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, अपने इस पौधा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, एक फूल बनाएंगे और एक पुष्प बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। चलिए एक हम दो पुष्प बनाते हैं। इसको तो आप लोग जानते होंगे कली। और ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग ये ग्रीन कलर से होता है। ठीक है, और एक मैं इधर ले लेता हूं। अब ये वाला भाग जो मैंने बताया था ये जो है ये देख रहे, ये ग्रीन कलर से ढका होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ग्रीन कलर से ढका हो यह हो जाता है हमारा बाह्य दल। बाह्य दल। ठीक है, और यह बाह्य दल क्या करेगा। चलिए एक बाह्य दल हम इधर भी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ जो है इसका अगला पार्ट निकलती है और ये आपका
से आप दे देंगे ये कुछ इस टाइप से। इधर भी कुछ लिख लेंगे। तो ये हमारा फुल हो गई। अब हमने इससे पहले बताया था कि ये वाला ये वाह्यदल क्या काम करता है। ये जो नीचे का जो है, ये नीचे वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पुष्पवृत्त। पुष्पवृत्त जो होता है ये डंठल होता है। ये क्या करता है जो है, ये तने का रूपांतर ये जमीन से आकर इसको आधार प्रदान करता है, किसी भी पुष्प को मजबूतियां प्रदान करता है। ठीक है, और ये मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद आगे जब क्या कहते हैं इसकी विकास होती है, तो इसकी विकास होती है तो क्या हो जाता है, ये देखेंगे ये एक आसन बन गई है, ये जिसको हम बोलते हैं पुष्पासन। ये पुष्पासन का मतलब ये वो आसन है जिस पर पुष्प के जितने भी भाग है सब आकर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। ठीक, अब पहला भाग जो है इसका वो होता है ये वाला भाग जो देखेंगे ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे कुछ फुला हुआ सा होता है, इसी को हम बोलते हैं वाह्यदल। वाह्यदल। अब ये वाह्यदल जो होता है इसका काम क्या है, वाह्यदल जो है इसका क्या काम होता है, कि वाह्यदल का वही काम होता है कि जब पुष्प कली अवस्था में हो, अविकसित अवस्था में हो, तो वह क्या करेगा, उस कली को सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्थात आप ये देख सकते हैं ये जो पुष्प है ये जैसे क्या कहते हैं अभी खिला नहीं, अभी परिपक्व नहीं हुआ है, यह अभी कली अवस्था में। तो कली अवस्था में अगर इसको सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा, या तो मर जाएगा या किसी न किसी तरह से वो नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वाह्यदल का काम होता है इसको इस अवस्था तक, इसको परिपक्व होने तक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, ये कली अवस्था में, कली अवस्था में क्या करना है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान। लेकिन जैसे जैसे यह विकसित होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे यह वाह्यदल जो है ना खुद ब खुद हटती जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए वही चीज जो है इसका ये हट गई। जब ये पुष्प जैसे कंप्लीट हो गई, परिपक्व हो गया, तो ये यहाँ से हट गई। तो अब देखिए इस पुष्प को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये वाह्यदल क्या करता है। वाह्यदल क्या करता है, पुष्प को कली अवस्था में यानी कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद मैंने ये बताया था ये वाला भाग जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, अगर एक भाग को लेंगे तो दल, लेकिन ये सारे जो ये भाग सब जो है ये इसको अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं दल पुंज। अब ये दल पुंज क्या करता है, ये तो वाह्यदल जो होते हैं ये तो हमें पता है, वाह्यदल क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग जो है, ये तो पहला भाग हो गई, ये दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या होता है, दल पुंज। तो दल पुंज क्या करेगा, पुष्प में तो मैंने देख लिया कि एक कौन से कैसे कैसे हम ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें एक वाह्यदल था, तो वाह्यदल ने क्या किया कि उसको कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान किया। और ये जो दल पुंज है ये क्या करेगा, और ये दल पुंज का में एक ही काम है, अगर ये दल पुंज नहीं होगा तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे तो इसका कहीं कुछ होगा ही नहीं। तो ये दल जो है सभी दलों को मिलाकर एक पूरा एक ग्रुप बनाता है जिसको हम बोलते हैं दल पुंज। और यह कलरफुल होता है, लाल हरा पीला उजला हर कलर का, और इसमें सुगंध होती है। और यह क्या करता है कि जब अगर ये अपने आप को खूबसूरत दिखाने का प्रयास करता है, और खूबसूरत क्यों दिखाता है, खूबसूरत दिखाने के पीछे क्या कारण होती है, हम अपने आप को खूबसूरत दिखाते हैं, पार्टी में जाते हैं, पार्टी में हम जाते हैं तो चलिए सपोज हम लोग खूब जैसे क्या कहते हैं, हम लोग तो नहीं लेकिन जो लेडीज या लड़कियां वगैरह होती है पूरा मेकअप वगैरह खूब अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह पहन के जाती है, उनका एक टेंडेंसी होता है कि लोग उसके तरफ आकर्षित हो। तो यहाँ भी देखिए दल पुंज का भी यही काम है कि वह किसी न किसी को आकर्षित करना चाहती है। और किसको आकर्षित, अगर जैसे तर्क भरक लगेगा नहीं, रंग बिरंगा देखने का नहीं, आकर्षक नहीं लगेगा तो कोई उसके तरफ आकर्षित होगा नहीं, और आकर्षित नहीं होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसीलिए इसको कलरफुल बनाया गया है, और इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि यह आकर्षित कर सके किसको, कीटों को, कीट पतंगों को आकर्षित कर सके, भंवरे को कर सके, तितली को कर सके, पक्षियों को कर सके,
और अगर बहुत ही कलरफुल कोई फूल रहती है खिला हुआ, तो यहाँ तक कि हम इंसान भी कहते हैं वाह क्या फूल है, और हम लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका काम ही है कि आकर्षित करना, और ये आकर्षित करेगा तभी तो कीट पतंगे आएगा यहाँ पे बैठेगा। तो इसीलिए इसका जो काम होता है, ये जो दल पुंज का काम होता है, इसका काम होता है कीट पतंगों को आकर्षित करना, कीट पतंगों को अपने तरफ आने के लिए आमंत्रित करना, निमंत्रण देना कि हाँ देखो मैं खूबसूरत लग रही हूं, तुम आ जाओ मेरे पास। ठीक है, तो वायु दल का क्या काम है? सुरक्षा प्रदान करना। अब जब ये निकल जाती है, जब ये कंप्लीट हो जाता है, दल पुंज बन जाता है या कली से, तब ये क्या करता है? दूसरे को बुलाता है अपने पास, कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका भी ये उतना ही काम है और इसका भी उतना ही काम है। अब मेन काम जो होता है इसमें इसकी होती है, ये और ये। अब कहेंगे कि देखिए दो, इसमें मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं, पहला हो जाता है वाह्य दल। वाह्य दल हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। दूसरा है दल पुंज, ये भी मैंने क्या किया है, ये आकर्षित करने का काम करती है, कीट पतंगों को, भंवरा वगैरह को लुभाने का काम करती है। तीसरा इसमें आ जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर कहे, पुमंग कहे, आपकी इच्छा, और पुमंग की इकाई जो है वही आपका पुंकेसर कहलाती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पुमंग ले लीजिए, पुमंग, पुमंग का मतलब पु से पुरुष, पुमंग। तो ये पुरुष क्या होता है? नर होता है, तो इसीलिए फूल का यह पुमंग जो है ना, ये नर भाग हुआ, नर जनन हुआ। और पुमंग की इकाई क्या कहलाएगी? पुमंग की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए अच्छी बात है। और एक चौथा जो है वह होता है जयांग, और जयांग की इकाई को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। ठीक है, तो यहां पे तो ये मैंने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब बच गई बात इसकी, तो अब हम आते हैं पुमंग में। तो पुमंग यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, जो यहां से जो आसन से निकल कर आई है, एक पतला सा ये ठीक है। तो ये पूरी जो है यह कहलाएगी आपका पुमंग। लेकिन हम इसको बांटेंगे, ये पूरा पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट्स को हम मिलाते हैं तो ये हो जाता है पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर आप कह सकते हैं, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं। अब ये जो ये क्या कहता है, ये पुरुष भाग तो हमें समझ में आगे मिल गया कहां पे था। तो अब दूसरा है स्त्री वाला भाग होना चाहिए, तो ये भी, और स्त्री वाला भाग ये भाग जो है, ये नीचे अंडा टाइप का है, ऊपर में नली टाइप का है, और यहाँ पे बस खत्म। तो ये भाग जो है यह आपका जयांग, जयांग, और जयांग की इकाई क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। जयांग, और एक मिनट में नीचे लिखता हूं थोड़ा, ये क्या हो जाएगा? जयांग, और इसकी इकाई जो है ना स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो आपने देखा कि इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला हो गया वाह्य दल, दूसरा हो गया दल पुंज, और तीसरा हो जाता है पुमंग, अर्थात जैसे क्या कहता है पुरुष वाला भाग होता है। और पुरुष वाला भाग क्या करता है? वो पराकन जैसे बनाएगा, और पराकन बनाकर किसको देगा? वो जैसे जयांग को देगा, और जयांग क्या करेगी? वह जैसे क्या कहते हैं उस पराकन को अपने अंदर लेगी, और फिर वहां से वह आगे की प्रक्रिया करके फिर से जैसे बीज बनाएगा, बीज जैसे पौधे बनाएंगे, पौधे फिर फूल देंगे, तो वो प्रक्रिया चलेगी। तो ये पुंकेसर पुरुष वाला भाग, और ये जयांग स्त्री वाला भाग। यहां तक समझ में आ गए? इसका क्या काम है हमने देख लिया, इसका क्या काम है हमने देख लिया। अब हम इसको करने जा रहे हैं पुंकेसर को। तो हम थोड़ा सा पुंकेसर की डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए हम एक पुंकेसर बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं,
ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये जो पुमंग है ये दो भाग होते हैं, एक ये भाग और ये भाग। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? पुतंतु। पुतंतु, ठीक है। ये पतला सा नली टाइप का, ये डंटी टाइप का होता है। और यह कहां पे होता है जुड़ा हुआ? यह पुष्पासन से जुड़ा होता है एक भाग, और दूसरा सिरा इसका, इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश से जुड़ा होता है, परागकोश, ठीक है। तो ये पुतंतु, ये इसका इतना ही काम है कि यार नीचे भी पकड़े रखना और इसको खड़ा करना। ये जो परागकोश है इसको एकदम खड़ा किए, एकदम खड़ा रखना है इसको, ठीक है। और ये परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे अब जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे ना कि इसको हम पहले ऐसे करके हम इसको काटते हैं। काटेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, तभी तो हमें पता चलेगी ना कि ये परागकण कहाँ से आते हैं। तो हम इसको काटने के बाद इसकी कैसी संरचना होती है, थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इस केवल इतना ही काट देने से तो नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो हम इसको और थोड़ा जूम करेंगे। तो जब जूम करते हैं तो इसके अंदर की जो संरचना होती है वह इस टाइप से होती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो परागकोश है ना, ये जो परागकोश है, ये परागकोश ये क्या है? दो भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे देखते पेट इसका कटा हुआ है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसको हम पाली बोलते हैं, पाली। तो ये एक पाली और ये हो गया दूसरी पाली, यानी ये प्रथम पहली पाली और ये हो जाएगा दूसरी पाली। अब ये दो पाली, अब हम इसको काटेंगे। लेकिन यहाँ बीच में देखिए दोनों पालियां जिससे जुड़ी होती है उसको हम संयोजी कहते हैं। तो संयोजी कहेंगे। तो ये बीच वाला जो भाग होगा ये हम आपको आगे दिखा देंगे, जिस पर ये जुड़ी होती है संयोजी कहलाती है, ठीक है। आगे और हम इसको जूम करेंगे तो हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक, अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, यानी कुछ बड़ा बनाते हैं जूम करके। तो जूम करके बनाएंगे तो कैसा बनेगा? डायग्राम बनाना थोड़ा सा कुछ इस टाइप से काटने के बाद। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ये दो भाग बटा हुआ है। ये पहला पाली हो जाएगी, ये दूसरी पाली हो जाएगी। अब इसी को हम यही ऐसे है हमारा, आप देख सकते हैं एक पाली और इधर ये आ जाएगा दूसरी पाली, ठीक है। और यही इधर पुतंतु ये नीचे लिखे। तो ये अब जब यहाँ पे इसको काटे तो मैंने देखा कि एक पाली को, अगर हम एक पाली की बात करेंगे, ये यहाँ से मान लीजिए चलिए ये पहला पाली और ये दूसरी पाली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एक कोष्टक यहाँ पे आ रही है, एक कोष्टक यहाँ पे आ रही है। मतलब एक पाली के अंदर क्या आ गई, एक पाली के अंदर हमें जैसे दो कोष्टक मिल गए, लेकिन एक परागकोश में कितने कोष्टक आ रहे हैं? तो एक परागकोश में ये देखिए 4 कोष्टक आ रहे हैं। एक कोष्टक, दो कोष्टक, 3 और ये रह गया 4। तो ये कोष्टक में क्या होता है? इसी कोष्टक में तो परागकण रहते हैं, इसी कोष्टक में से तो परागकणों का निर्माण होता है ना। तो इसी के अंदर जो है ना ये परागकोश रहते हैं, ठीक है।
अभी अधूरा जैसा काट हुआ है इसका। अब इसके अंदर और भी थोड़ा चीजें हमें देखनी है, इसके अंदर अभी और भी हमें कुछ चीजों को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए इसमें जो होती है, यहाँ ये परागकण तक आने के लिए इसमें हमें 4 लेयर को पार करना पड़ता है। तो 4 लेयर आप देख सकते हैं कि वहां तक जाने से पहले ये 4 भित्तियां होती है, 4 लेयर आप कह सकते हैं। और ये सब क्यों है? उसकी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। तो इस तरह इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला लेयर बाह्य परत कहलाती है। ये वाला जो पहला भित्ति जो है वो क्या कहलाएगी? दूसरी वाला, उसके बाद वाला अंतःस्थिसियम कह सकते हैं, अंतःस्थिसियम। तीसरी वाला मिडल लेयर, मिडल जो होती है 2 से 3 परत की होती है, ये है एक लेयर। और सबसे लास्ट लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं टेपिटम। तो पहला लेयर क्या हो जाएगा? वाह्य लेयर या वाह्य चोल या वाह्य कुछ भी कह सकते हैं, वाह्य त्वचा। अर्थात इसको वाह्य मतलब क्या? बाहरी। वाह्य त्वचा दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? मध्यम। मध्यम अर्थात मिडिल लेयर, ये 2-3 परत की होती है। और सबसे लास्ट वाला जो होती है इसका अंदर वाला, ये हो जाता है टेपिटम। टेपिटम। अब यहां पे पहला और ये वाह्य लेयर और ये 2 तो रहती है, लेकिन ये लास्ट ये की जो ये मध्यम परत और ये टेपिटम, ये 2 जब तक ये परिपक्व होकर स्फुटन होती है, यानी इसके परिपक्व होने तक इसमें सिर्फ 2 ही लेयर बचती है, ठीक है। और 2 ही लेयर बचती है। ये टेपिटम क्या करता है? सबसे लास्ट में, सबसे यानी जैसे क्या कहते हैं, ये परागकण के काफी नजदीक है, तो यह टेपिटम क्या करता है? इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। पोषण प्रदान करने के बाद ये नष्ट हो जाती है। और जैसे जैसे ये परिपक्व होता है, तो जैसे परिपक्व होते होते इसकी यह मध्यम परत भी समाप्त हो जाती है। तो जब इसके स्फुटन का टाइम आता है, तो स्फुटन होने के टाइम में इसके 2 ही लेयर बची रहती है जो इसको स्फुटन में मदद करती है। और ये जो स्फुटन में मदद करती है, ये 2 लेयर है, तो इसमें क्या होता है ना कि पहला तो वाह्य है, उसके बाद वाला जो होता है उसमें का पानी जो होने है समाप्त हो जाती है, सारा पानी ये सोख। जब पानी सोख लेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें संकुचन पैदा होती है, वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के बाद वो फट जाती है। और जब ये जैसे क्या कहते हैं इसका स्फुटन होगा, जब ये फटेगा तो इसमें का जो ये परिपक्व परागकण है वह बाहर निकल जाती है। बाहर आप देख सकते, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें के परागकण जो है ना ये बाहर आ जाती है, ये सारे परागकण बाहर आ जाती है। और जब परागकण बाहर आती है और कोई कीट पतंग या किसी के द्वारा, तब जैसे उस परागन का यानी परागकण का परागन होता है। और जब परागन कहां तक होगा? तो जयांग स्त्री केसर पे जाकर होती है, चाहे वो जिस माध्यम से हो, हवा के द्वारा हो, जैसे भी हो। तो जब परागमन होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया वहां पे, यहां से जैसे अगला प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे इतना समझ में आ गई आप लोगों को, अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसको जैसे थोड़ा सा और आगे करता हूं। अब परागकण कैसे होती है, थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके आगे। तो हमने जैसे यहाँ पे परागकण तक तो पहुंच चुके हैं। अब परागकण,
चलिए मैं एक डायग्राम के द्वारा पहले समझने की कोशिश करते हैं। परागकणों की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। तो इसके भी आप देख सकते हैं कि इसके भी दो लेयर है, ठीक है। एक बाहर की तरफ एक परत है, एक तरफ अंदर की तरफ है। और ये है आपके परागकण। और इस परागकण की सुरक्षा के लिए ये वाला जो है ना, ये इसको वाह्य चोल बोलते हैं या बाहरी त्वचा कहें, यह इसकी रक्षा के लिए जैसे क्या कहते हैं ये बनी हुई है इसकी बाहरी त्वचा, यानी वाह्य चोल, तो वाह्य चोल बोलेंगे। और अंदर वाले को अंतःचोल। और बाहर का क्या काम होता है? सुरक्षा प्रदान करना, ये तो पता है आपको। और इसका क्या काम होगा? सुरक्षा प्रदान करना। और ये वाला भाग जो है जब ये परिपक्व हो जाती है ये परागकण, तो फिर इसकी किसकी जरूरत पड़ती है? इसको परागन की जरूरत पड़ेगी। और परागन मतलब मैंने इससे पहले बताया था आपको, ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर, यही परागकण जो है यह ट्रांसफर होकर यहाँ जायांग के ऊपर ये वर्तिकाग्र पर आएगी। और ये वर्तिकाग्र से ये परागकण जो है ना इस नली के द्वारा नीचे इसके अंडाशय तक पहुंचेगी, यहाँ तक। तब जाकर यह प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद वो अंडाशय जायांग का काम शुरू हो जाती है। और जायांग तो पहला तो चलिए, वो तो बाद में हम जब जायांग पढ़ेंगे स्त्री के सब बारे में बताएंगे तो। लेकिन यहां से वहां तक परागन कैसे होगी? परागन तो चलो, परागन तो तैयार हो गई। अब ये परागन कैसे होगी? तो परागन जो होती है देखते हैं। परागन दो तरीके से होती है मुख्यतः। परागन एक हो जाएगा अजीवी, एक अजीव, और एक हो जाएगा जीव। अब अजीव में क्या आएगा? अर्थात जो जीव नहीं है अजीव होगा। तो अजीव में कैसे परागन होगा? अजीव किसके द्वारा होती है? तो यहां पे अजीव में आ जाएगी आपको हवा, अजीव में आ जाएगा पानी, तो इसके द्वारा जो परागन होती है। और जीव में कीट पतंगे, कीट पतंग, चिड़िया, सरीसृप। सरीसृप तो जानते होंगे, रेंगने वाला, जैसे छिपकली, सांप। पेड़ पे भी बहुत सारे कीट पतंग ऐसे हैं जो ऐसे 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 करके रेंगती रहती है, तो इसके द्वारा भी परागन होती है। अब हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, पानी के जो पादप हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, वो किससे होगा? उसका परागन जैसे पानी के द्वारा होगा। लोग कमल में जैसे क्या कहते हैं वो पानी के द्वारा मान लेते हो, पानी के द्वारा उसका परागन नहीं होता, वो कीट के द्वारा होती है। तो वो पानी वाला जैसे पेड़ में पानी के अंदर डूबा होना चाहिए, उसका परागन जैसे ये पानी करेगी। और हवा किसकी करती है? तो बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो गंधहीन होते हैं, जिसमें गंध नहीं होती है। जब गंध नहीं होगी और वो बेरंग होते हैं, रंगहीन होती है, वो उतना आकर्षक नहीं दिखता, उसमें जिस उतना क्या कहते हैं वो रंग बिरंगा ऐसा है होता ही नहीं है जिससे कि कोई पक्षी या कोई जैसे कीट पतंग उस पर जैसे क्या कहते हैं आकर्षित हो सके। तो जिस पुष्प पर कीट पतंग नहीं जा पाते हैं, जिस पुष्प पर जीव नहीं जाते हैं, वैसे पुष्प को परागन के लिए किसकी जरूरत होती है? हवा का। तो वैसे पुष्प को हवा के द्वारा परागन किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि परागन कैसे होते हैं। और सबसे पहले ये परागन किसे कहते हैं? परागन, परागन का मतलब हो गई यानी पराग कणों को लेकर
ये स्त्री केसर तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसको हम परागन कहते हैं। यहां है तो परागन और उधर था तो स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ पे वही ट्रांसफर होगा, यानी जैसे ये पुरुष वाले भाग को ले जाके हमें स्त्री वाले भाग के पास पहुंचाना है, यानी पुरुष के जननांग को क्या करना है, पुरुष के जैसे कि बीज को उस पुरुष के कण को क्या करना है हमें स्त्री वाले जो है ना, स्त्री के जो जयांग है उस पर वहां वर्तिकाग्र है ना वहां तक ले जाना है, और यही जैसे यहां से वहां जाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। ठीक है, अब परागन में हम आते हैं तो परागन दो तरीके से होता है वो तो हमने देख लिया। अब इसमें भी परागन की भी जो प्रक्रिया होती है यह भी जैसे दो तरीके की प्रक्रिया होती है, एक तो स्वपरागन होता है और एक पर परागन होता है। अब स्वपरागन क्या होता है, अब चलिए यहाँ पे ये पुष्प आप देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये पराग कोश है। अगर कोई कीट पतंग या हवा के द्वारा इसका परागकण या इसका परागकण उड़कर किसी न किसी माध्यम से यहां तक पहुंच गई, यहां तक, तो ये खुद के पराग कोश से खुद के ही जयांग तक ले गई, और यहां से जो जैसे क्या कहते हैं इस नली में जब निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर वहां पर जाकर जैसे नर युग्मक यानी खुद के ही नर युग्मक खुद के ही मादा युग्मक के साथ जैसे संलयन हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, पर परागन। ये भी हो सकता है कि इसी पेड़ का इसी पौधे का कोई और पुष्प का फूलों में का जो ये जो है ना पराग कोशों का परागकण वहां अपने ही यहाँ पे चला, तो ये सारे जो है क्योंकि यही पेड़ है, इसी पुष्प इसी पेड़ से जो निकला हुआ ये स्वपरागन में आ जाएगी। लेकिन जब इस पेड़ का परागकण जब इस पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जो वहां जो मौजूद वर्तिकाग्र है वहां तक जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर परागन की क्रिया। तो स्वपरागन मतलब खुद के ही परागकणों को जैसे लेकर निषेचन करना स्वपरागन हो गई, और पर परागन मतलब अपना परागकण किसी दूसरे वर्तिकाग्र के द्वारा जैसे निषेचन करवाना जो है वो पर परागन। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, अब इसकी एक क्लास और आपकी रहेगी, उस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, एक भाग रह गई है इसकी जयांग, अर्थात आप स्त्री केसर कह सकते हैं, तो इसकी कैसी क्या बनावट है इसके बारे में और भी हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।